बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज थैनाटोलॉजी। तो थैनाटोलॉजी के ऊपर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप उनको पहले देख लेना। तो ये पार्ट 4 वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम आइज़ की चेंजेस को पढ़ने वाले हैं जो थैनाटोलॉजी के अंदर देखने को मिलती है। अब जो आइज़ की चेंजेस होती है कॉर्निया के ऊपर, स्क्लेरा के ऊपर और रेटिना के ऊपर देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेंजेस होती है वो रेटिना के ऊपर होती है। रेटिना वाली चेंजेस को आपने नहीं भूलना। हाँ, इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी वैल्यूज है, लाइक इतने घंटों में ये होगा, इतने घंटों में वो होगा। सिर्फ राइगर मोर्टिस की, पोस्टमार्टम लिविडिटी की और एल्गर मोर्टिस की वैल्यूज को याद रखना है। ओके, तो जो आइज़ की चेंजेस होती है कॉर्निया के ऊपर, तो कॉर्निया पे क्या क्या चेंजेस होती है। शुरू में कॉर्निया के ऊपर टेम्परेरी हेजीनेस होती है और कॉर्निया रिफ्लेक्स लॉस हो जाता है। ओके, तो कॉर्नियल की चेंजेस होती है टेम्परेरी या परमानेंट, यानी शुरू में क्या होता है हेजीनेस होती है, वो टेम्परेरी भी हो सकती है या परमानेंट हो सकती है। शुरू में वो टेम्परेरी होगी, फिर इसके बाद वो परमानेंट हो जाती है। ओके, ठीक हो गया। टेम्परेरी हेजीनेस के बाद परमानेंट हेजीनेस है, फिर वो कॉर्निया मिल्की ओपैक अपीयरेंस हो जाएगी ड्यू टू लैक ऑफ लैक्रिमल मॉइस्चरिंग, क्योंकि लैक्रिमल मॉइस्चरिंग नहीं हो पाएगी तो वो मिल्क और ओपैक हो जाएगा। तो कौन कौन सी चेंजेस को रट्टा मारना है आपने, हेजीनेस है, इसके अलावा मिल्की और ओपैक अपीयरेंस है, तो ये तो हो जाएगा कॉर्निया। स्क्लेरा के ऊपर स्पेशलाइज्ड स्पॉट्स आना शुरू हो जाएंगे। ओके, तो इन स्पॉट्स को बोलते हैं टेक्निनॉर्ड्स। जो टेक्निनॉर्ड्स होते हैं, होता है कि जो स्क्लेरा की जो ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है, क्योंकि स्क्लेरा काफ़ी ज़्यादा वेस्कुलर होता है। ओके, तो जो स्क्लेरा होता है वो ब्राउनिश इन कलर हो जाता है इसके केस के अंदर। वो जो एरिया ऑफ डिस्कलरेशन होती है, यानी ट्राइंगुलर सपोर्ट्स बनना शुरू हो जाती है स्क्लेरा के ऊपर ड्यू टू डस्ट एंड सेलुलर डेब्रिस। ओके, तो इन ट्राइंगुलर सपोर्ट्स को बोलते हैं टेक्निनॉर्ड्स। जो टेक्निनॉर्ड्स होते हैं येलो टू ब्राउनिश, ब्लैक टू ब्लैक सपोर्ट्स हो सकते हैं। तो इनके 3 कलर को आप याद रख लेना, पहले येलो, फिर रेडिश ब्राउन और फिर रेडिश ब्राउन के बाद ये ब्लैक सपोर्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो था स्क्लेरा के ऊपर। ट्राइंगुलर होते हैं, इनकी बेस कॉर्निया की तरफ होती है, 3 से लेकर 4 घंटे में फुली डेवलप हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है रेटिनल चेंजेस। रेटिनल चेंजेस के अंदर जो एक साइन होगा उसको बोलेगा ट्रैकिंग, या उसको किवॉर्कियन साइन बोलेंगे, क्योंकि असल में जो रेटिनल वेसल्स होती है उसके अंदर ब्लड की फ्रैगमेंटेशन देखने को मिलती है, सेगमेंटेशन बन जाती है, उसको बोलते हैं ट्रैकिंग या किवॉर्कियन साइन बोलते हैं। अगर कॉर्निया की चेंजेस को ऑब्जर्व करना है तो फिर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ऑप्थेल्मोस्कोप से देखना है। कॉर्निया को पहले मॉइस्चर करना है, तो पहले 3 घंटों के अंदर रेटिना पेल होता है और एरिया अराउंड द ऑप्टिक डिस्क येलो होना शुरू हो जाता है। ओके, तो पहले पेल और ऑप्टिक डिस्क के सराउंडिंग एरिया येलोविश हो जाएगा। जो कोराइड का वेस्कुलर पैटर्न होगा वो क्लियर होगा, रेड बैकग्राउंड देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद पेल होमोजीनियस बैकग्राउंड हो जाएगा। फाइनली फिर ऑप्टिक डिस्क अपनी आउटलाइन को खोना शुरू कर देगी, ग्रीनिश येलो डिस्कलरेशन देखने को मिलती है बैकग्राउंड की, सेंटर से स्टार्ट होती है, फिर ग्रीनिश येलो डिस्कलरेशन बैकग्राउंड की पेरिफेरी में पहुंच जाती है और फिर पूरी की पूरी ऑप्टिक डिस्क और रेटिनल वेसल डिसअपीयर हो जाती है और मैक्यूला डीप ब्राउन का हो जाता है। तो ये चेंजेस होती है आइज के अंदर, स्पेसिफिकली रेटिना के अंदर। जो आई बाल की जो चेंजेस होती है वो ये होती है कि जो आई बाल है वो फ्लैसिड हो जाती है, ऑर्बिट के अंदर सिंक कर जाती है ड्यू टू डिक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर। प्यूपिल चेंज होती है, जो प्यूपिल होती है डेथ के टाइम पर डायलेटेड हो जाती है, लेकिन उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्टेड हो जाती है ड्यू टू राइगर मोटिस ऑफ आइरस मसल। तो ये सारी फिजिकल चेंजेस थी। ओके, अब हम आते हैं केमिकल चेंजेस। जो केमिकल चेंजेस होती है वो बॉडी फ्लूइड में देखने को मिलती है। वो क्यों हो सकती है, वो डिफरेंट बैक्टीरिया के फंक्शन की वजह से या एंजाइम के रिलीज की वजह से, एंजाइम की एक्टिविटी की वजह से। जो फ्लूइड्स होते हैं उसमें ब्लड है, आई फ्लूइड है और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, इन तीनों के अंदर केमिकल चेंजेस देखने को मिलती है। ब्लड के ऊपर क्या चेंजेस देखने को मिलेगी, आइस के ऊपर और सीएसएफ पे क्या देखने को मिलेगी, हमने इसी को स्टडी करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहले ब्लड के अंदर। तो ब्लड और टिश्यू दोनों की पीएच इनिशियली फॉल करती है फिर बढ़ जाती है। गिरती क्यों है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोजिनोलाइसिस और ग्लाइकोलाइसिस, इन तीनों की वजह से लैक्टिक एसिड की एक्युमुलेशन होना शुरू हो जाती है और दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड की एक्युमुलेशन होती है, तो पीएच गिर जाती है। लेकिन एगोनल पीरियड के अंदर जो पीएच है एसिडोसिस के बाद वो क्या होना शुरू हो जाती है, पीएच अल्कलोसिस की तरफ जाना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब प्रोटीन टूटना शुरू हो जाएगी तो अमोनिया प्रोड्यूस होगा, अमोनिया अल्केलाइन होता है। ठीक है, तो 24 घंटों के बाद पीएच एसिडिक से अल्कलाइन बन जाएगी। ब्लड शुगर एंड इट्स सिग्निफिकेंस। अब होता है क्या है कि जो लीवर का ग्लाइकोजन है वो टूटना शुरू हो जाएगा। ओके, लैक्टिक एसिड बनाना है, थोड़ी बहुत एनर्जी ले लेनी है अगर बची है तो जो ब्लड का शुगर है वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस से बनना शुरू हो जाएगा, यानी जो डेक्सट्रोज है वो इंफीरियर वेना कैवा के अंदर एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लीवर का ग्लाइकोजन टूटना शुरू हो गया। फिर डेक्सट्रोज राइट साइड ऑफ हार्ट में जाएगा, वहां से होता हुआ डिफरेंट ब्लड में चला जाएगा। वहाँ पे ब्लड शुगर कंसंट्रेशन शुरू के अंदर तो ज़्यादा हाई होती है। ओके, ठीक हो गया। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता डेथ के बाद जो डेक्सट्रोज है वो टूटना शुरू हो जाता है और तकरीबन 6 से लेकर 8 घंटे के बाद डेक्सट्रोज खत्म हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। अब इसका जो रेट है वो बॉडी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी हम कुछ अब पूरे एतमाद से कह नहीं सकते कि कौन सा ब्लड लेवल इंफीरियर वेना कैवा या राइट हार्ट पे होगा। अब ये डिपेंड करता है कि उसका बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा ब्लड शुगर लेवल है।
और इसके अलावा दूसरा क्या बताते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है या फिर नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हाइपोक्सिया ट्रॉमा है, तो इस केस में इसका लेवल एलिवेटेड भी हो सकता है ड्यू टू एगोनल राइज इन ब्लड डेक्सट्रोज। ओके, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हाइपोक्सिया पॉइजनिंग और ट्रॉमा के केस में जो डेक्सट्रोज लेवल है थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ब्लड यूरिया, जो ब्लड यूरिया लेवल होता है डेथ के बाद बढ़ता तो है लेकिन इरेगुलर पैटर्न होता है, तो ये देख लेना यूरिया लेवल बढ़ता है, डेक्सट्रोज लेवल इनिशियली बढ़ता है बाद में कम हो जाता है, लेकिन कुछ कंडीशन के अंदर परसिस्टेंट बढ़ता है, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड ट्रॉमा और हाइपोक्सिया। ठीक है, लास्ट है सेकंड लास्ट है केमिकल चेंजेस इन द आई फ्लूइड। जो केमिकल चेंजेस होती है आइस के अंदर, दो टाइप के फ्लूइड होती है, एक्वस और विट्रस ह्यूमर, इन दोनों के अंदर देखने को मिलती है। जो एस्कॉर्बिक एसिड है उसका चेंज होता है लेकिन वो नेग्लिजिबल चेंज होता है। दूसरा पोटेशियम और लैक्टेट जो बढ़ जाते होते हैं। ओके, ठीक है, इसके अलावा लैक्टिक है, पायरुविक एसिड है, विटामिन सी है, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस कंपाउंड, ये भी बढ़ते हैं लेकिन इरेटिक होते हैं। आपने इनको मॉनिटर नहीं करना, आपने देखना है कि इसको पोटेशियम को, वैसे मेनली पोटेशियम है लेकिन जो लैक्टिक एसिड है इसके जो चेंजेस है वो इरेटिक हो सकती है। इसके बाद चेंजेस इन द CSF के वॉल्यूम में और इसकी कंसंट्रेशन दोनों में चेंजेस आ सकती है। ओके, अब चूंकि CSF ब्लड प्लाज्मा का अल्ट्राफिल्ट्रेट होता है तो इसके अंदर क्लोराइड और मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। ओके, और इसका जो वॉल्यूम होता है नॉर्मली डेथ के बाद वो 150 होता है लेकिन 24 घंटे के बाद पूरा का पूरा डिसअपेयर हो जाता है। इसको स्टडी करने के लिए मैसन, क्लाइन और लैनन थे। इन्होंने ये कहा था कि मौत के बाद पोटेशियम और दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट CSF के अंदर बढ़ना शुरू हो जाती है। इसके अलावा लैक्टिक एसिड है, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन है और अमाइनो एसिड है, वो भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ओके, तो ये तो कवर हो जाएगा। इसके बाद हम सडन डेथ को स्टार्ट करते हैं। सडन डेथ एक वो टाइप की डेथ होती है जिसके अंदर आप उस कॉज को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अब स्टैब्लिश नहीं कर सकते ड्यू टू इनसफिशिएंट हिस्ट्री, या हिस्ट्री इनसफिशिएंट थी, या क्लिनिकल सिम्टम इनसफिशिएंट थी, या मेडिकल सुपरविजन ठीक नहीं थी। तो सडन डेथ ऐसी डेथ होती है जिसके अंदर आप कॉज या सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्रिपेयर नहीं कर सकते। अब जो कॉज होता है सडन डेथ का वो नेचुरल भी हो सकता है, अननेचुरल भी हो सकता है। अब नेचुरल जो होती है वो 80% होती है। ओके, और 80% जो डेथ होती है जो कि नेचुरल होती है उसमें जो कॉज होता है वो CVS का, क्रोनिक हार्ट डिजीज का या स्ट्रोक वगैरह का, इस टाइप का कोई कॉज देखने को मिलता है। जो अननेचुरल डेथ होती है रिलेटिवली लेसर प्रोपोर्शन की होती है सडन के अंदर। ओके, जो नेचुरल डेथ होती है, ओके, तो वो ज़्यादा किसको इन्वॉल्व करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को। जो मैकेनिज्म ऑफ डेथ है सबसे ज़्यादा जो तेजी से डेथ होती है वो होती है हैमरेज फ्रॉम द वेसल है, नंबर 2 है पेरिफेरल ब्लॉकेड ऑफ वेसल है, नंबर 3 है इनहिबिशन ऑफ एक्शन ऑफ हार्ट होता है। ओके, तो सबसे पहले है एक्सटेंट ऑफ हैमरेज। तो हैमरेज का जो एक्सटेंट होता है वो डिपेंड करता है दो फैक्टर के ऊपर, साइज ऑफ ब्लीडिंग वेसल है और अवेलेबिलिटी ऑफ या एबिलिटी ऑफ एरिया विच कैन टॉलरेट। ओके, अगर स्मॉल वेसल है तो इफेक्ट रिलेटिवली कम होगा, लेकिन अगर यही साइज की वेसल ऑब्स्ट्रक्ट होती है क्रेनियल या पेरिकार्डियल कैविटी में तो आपको लीथल इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। जो मोड ऑफ डेथ होती है ड्यू टू पेरिफेरल ब्लॉकेड। ओके, पेरिफेरल ब्लॉकेड। अब दूसरा पॉइंट स्टार्ट हो गया। नंबर 1 पॉइंट हैमरेज था, नंबर 2 है पेरिफेरल ब्लॉकेड ऑफ वेसल है। जो पेरिफेरल ब्लॉकेज ऑफ वेसल होती है वो 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंडिंग अपॉन साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, क्या किस पार्ट को डिप्राइव किया आपने ब्लड सप्लाई से, और तीसरा मेथड ऑफ ऑक्लूजन क्या है। प्राइमरी इफेक्ट होता है ऑक्सीजन की डेप्रिवेशन होती है। ओके, ठीक हो गया। सेकेंडरी इफेक्ट होता है पूरी बॉडी के ऊपर एज अ होल, जो डिपेंड करता है किसी पार्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर। लाइक अगर ब्लड सप्लाई यानी जो ऐसी ब्लड वेसल्स होती है जो स्प्लीन को सप्लाई करती है, अगर वो डैमेज हो जाए तो उसका ओवरऑल पूरी बॉडी के ऊपर इफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर हार्ट या रिस्पिरेटरी सेंटर की तरफ ब्लड सप्लाई को इंटरप्ट कर दे तब सडन डेथ हो सकती है। ओके, ठीक है। 3 मेन प्रोसेस होते हैं जो आर्टरी की ब्लॉकेज करवाते हैं। ओके, 3 प्रोसेस होते हैं जो आर्टरी की ब्लॉकेज करवाते हैं। तो वो ब्लॉकेज वाले प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, तो पहला है एथिनोमेटस थिकनिंग है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्लो होता है, सबसे ज़्यादा फास्ट है वो एम्बोलिज्म है। जो दरम्यान में होता है वो आपको क्या देखने को मिलता है, थ्रोम्बस वगैरह देखने को मिलता है। जो स्लो होता है वो होता है एथिनोमेटस थिकनिंग में। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद लोकल थ्रोम्बोसिस है और इसके बाद जो सबसे फास्टेस्ट होता है वो एम्बोलिज्म होता है। ओके, इसके बाद है डेथ ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ एक्शन। ओके, नेक्स्ट क्या था, डेथ ऑफ इनहिबिशन ऑफ एक्शन, यानी यहाँ पे तीसरी हेडिंग स्टार्ट हो जाती है नेचुरल डेथ के अंदर। ओके, तो जो डेथ होती है हार्ट के एक्शन की इनहिबिशन की वजह से, तो वो उस वक्त हो सकती है जब हार्ट या ब्लड वेसल परफोरेट होती है और ब्लड पेरिकार्डियल सैक में एक्युमुलेट होगा, कार्डिक टेम्परेट को प्रेसिपिटेट करेगा। अगर कोरोनरी वेसल की ब्लॉकेज होती है तो हार्ट का फंक्शन लॉस हो जाएगा और कुछ पार्टिकुलर हार्ट की डिजीज होती है लाइक इन्फ्लेमेटरी टॉक्सिक डिजीज होती है, या हार्ट के ऊपर लोड ज़्यादा होता है, हाइपरटेंशन होती है, तो उसकी वजह से भी हार्ट फेलियर वगैरह हो सकता है। ओके, तो कार्डियोवैस्कुलर के बाद नेक्स्ट बारी आती है हमारी वो नर्वस टिश्यू की। जो डेथ होती है वो हैमरेज की वजह से हो सकती है, लाइक एपोप्लेक्सी है,
या एम्बोलिज्म ऑफ कोरोनरी वेसल है, या सिस्टिक ट्यूबर या एब्सेस होते हैं जो वेंट्रिकल के अंदर रप्चर कर जाती है। तीसरे नंबर पे बारी आती है रिस्पिरेटरी सिस्टम की। अब रिस्पिरेटरी सिस्टम की जो फेलियर होती है या रिस्पिरेटरी सिस्टम का ब्लॉकेज जिसकी वजह से डेथ होती है, तो वो ट्यूमर या एब्सेस की वजह से होती है। दूसरे अदर इंपॉर्टेंट कॉजेज के अंदर एलर्जिक या इन्फेक्टिव मैनिफेस्टेशन होती है, लाइक डिप्थीरिया के अंदर, या लैरिंक्स या ब्रोंकाई का ट्यूमर होता है। ओके, इसके लास्ट है जीआईटी। अब जीआईटी की वजह से जो डेथ होती है वो या तो गैस्ट्रिक या डोडिनल अल्सर के रप्चर या हेमरेज की वजह से हो सकती है। ओके, इसके बाद है यूरोजेनिटल। यूरोजेनिटल के अंदर ट्यूमर होता है, मेल के अंदर टेस्टिस का, फीमेल में ओवरी का, यूट्रस का, सर्विस का ट्यूमर होता है, तो उसकी वजह से डेथ हो सकती है। और लास्ट है डेथ ड्यू टू न्यूरोजेनिक शॉक। अब इसमें कोई एनाटॉमिकल फाइंडिंग वगैरह नहीं मिलती होती। अब इस टेबल को तैयार कर लेते हैं। ओके, तो इस टेबल के अंदर कॉमन नेचुरल कॉजेज ऑफ सडन डेथ है। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हार्ट की वजह से या ग्रेट ब्लड वेसल की वजह से सडन डेथ हो सकती है, ये नेचुरल है। ओके, तो हार्ट में कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज है, आयोटिक स्टेनोसिस है, मायोकार्डियोपैथी है। ग्रेट ब्लड वेसल के अंदर एथेरोमाटस डाइसेक्टिंग एनेरिज्म है। सीएनएस के ऊपर सबअराक्नोइड सेरिब्रल हेमरेजेस एपिलेप्सी। रिस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ट्यूमर, टीबी, एस्थमा, वायरल निमोनिया। जीआईटी के ऊपर परफोरेशन ऑफ विस्कस मेसेंट्री, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म और जीआईटी हेमरेजेस हो सकता है। यूरोजेनिटल के ऊपर ट्यूमर हो सकता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, लाइक टेस्टिस, ओवरी, यूट्रस, सर्विक्स, अबॉर्शन, रप्चर, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। तो इस टेबल को तैयार कर लेना और थोड़ा बहुत इसको रीड भी कर लेना। तो ये था सडन डेथ। जो अननेचुरल डेथ होती है उनको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो आप उनको छोड़ो। फिर इसके बाद सर्टिफिकेशन ऑफ डेथ है, ये नहीं करना। अब है पोस्टमार्टम आर्टिफैक्ट। पोस्टमार्टम आर्टिफैक्ट ऐसी चेंजेस होती है जो डेथ के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दी जाती है, जो किसी भी बंदे को जो टॉप्सी कर रहा होता है मिस इंटरप्रेट करा देती है रिगार्डिंग द कॉज ऑफ डेथ, यानी पूरा का पूरा कॉज ऑफ डेथ ही खराब हो जाता है। वैसे ये वाला जो पोस्टमार्टम आर्टिफैक्ट था, ये इसके जो सवाल आते हैं वो आते हैं ऑटोप्सी वाले से, लेकिन हम चलो यहाँ पे भी कर लेते हैं। अब जो आर्टिफैक्ट होते हैं इसको 3 में डिवाइड कर देते हैं। कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट होते हैं जो टर्मिनल डाइंग पीरियड में इंट्रोड्यूस करवा दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल एगोनल और रिससिटेशन। कुछ पोस्टमार्टम पीरियड पे होते हैं और कुछ टॉप्सी के दौरान होते हैं। ओके, तो जो टर्मिनल डाइंग पीरियड पे होते हैं उसमें एगोनल और रिससिटेशन। रिससिटेशन के भी 4 है, लाइक इंजेक्शन मार्क्स हो सकते हैं लिम्स के ऊपर, नेक पे, चेस्ट पे, कोई अगर जान बचा रहा था इंट्राकार्डिक इंजेक्शन देके, या चेस्ट की ब्रूजिंग है, रिब्स और स्टर्नम का फ्रैक्चर है, या हार्ट की ब्रूजिंग है ड्यू टू सीपीआर, लेकिन बंदे को ऐसा लगेगा कि वायलेंस हो गई है। एगोनल के अंदर गैस्ट्रिक कंटेंट एयर पैसेजवे के अंदर रिगरगिटेट कर जाते हैं, इंस्पायरेशन निमोनिया होता है, लेकिन वह मिस इंटरप्रेट चॉकिंग से करेगा। सिचुएशनल के अंदर नेक के ऊपर सूडो ग्रूव होते हैं बाई टाइट कॉलर, लेकिन वो उसको मिस इंटरप्रेट करेगा लाइगेशन मार्क से। हैंडलिंग के अंदर ऑक्सीपिटल रीजन में फास्ट ब्रूजिंग हो सकती है, तो वो उसको मिस इंटरप्रेट करेगा हेड इंजरी से। सर्विकल स्पाइन का फ्रैक्चर हो सकता है, डिसलोकेशन हो सकती है शोल्डर और हिप जॉइंट की, या राइगर मोटिस की ब्रेकेज हो सकती है, तो वो उसको वायलेंस से कर सकता है। डिकम्पोजिशन की बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, लाइक अगर ब्लॉटमेंट है तो उसको ओबेसिटी आ सकता है। ब्लडी फ्लूइड इन द माउथ एंड नोज, तो वो पॉइजनिंग या वायलेंस कह सकता है। हाइपोस्टेसिस है तो ब्रूज है। आर्टी फैक्चुअल हेमरेजेस होते हैं तो वो वायलेंस बताएगा। गैस बबल है जो डिकम्पोजिशन की वजह से थे, तो वो एयर इम्बोलिज्म से मिस इंटरप्रेट करेगा। स्टोमक वाल का रप्चर है ड्यू टू एसिड डाइजेशन, तो वो क्रॉसिव पॉइजनिंग से मिस इंटरप्रेट करेगा। स्कल के फ्यूचर की सेपरेशन होती है तो वो वायलेंस से करेगा। हार्ट के मसल की राइगर है तो हाइपरट्रॉफी है, कंसंट्रिक हाइपरट्रॉफी है। सेरिब्रल गायराई की फ्लैटनिंग है तो वो सेरिब्रल एडिमा को करेगा। लोकलाइज्ड ब्लैकिश ब्राउन स्टेनिंग होती है लीवर की विद बाइल और सल्फाइड, तो वह ब्रूजिंग से करेगा। ब्लूइश डिस्कलरेशन होती है इंटेस्टिनल लूप की, तो इन्फेक्शन से करेगा। फेशियल स्किन की श्रिंकेज होती है तो वो उसको किससे करेगा, हेयर ग्रोथ वगैरह से। ठीक है, एनिमल के अंदर रैट्स, रोडेंट, फिश, क्रैब्स या वुल्चर की रिपिंग, रैवेज, निबलिंग कर सकते हैं, तो वो उसको इंसाइज्ड वुंड या रेसिनेटेड वुंड से कंफ्यूज ना कर दे। ड्यूरिंग ऑटोप्सी तो वो फॉल्टी टेक्निक हो सकती है, लाइक एयर बबल की इंट्रोडक्शन हो सकती है टू द ब्लड वेसल है, सूडो ब्रूजिंग है द सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ नेक है, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन के दौरान वो कुछ ज़्यादा फ्रैक्चर क्रिएट कर दे स्कल बोन के अंदर, तो वो उसको एंटीमार्टम हेमरेज से रिजेंबल करेगा, सूडो ब्रूजिंग को थ्रॉटलिंग से, और एयर बबल्स को एयर इम्बोलिज्म से मिस इंटरप्रेट कर देगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। पूरी थैनाटोलॉजी को हमने कवर कर लिया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।